नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोग जानते होंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 10,000 एमसीक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है उसके लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं जो अपनी हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन PYQ होते हैं। तो इसमें आप लोग ये मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन क्या है मतलब कि बिना इंपॉर्टेंट का है। तो यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है, भारतीय जो शिला वास्तु है के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि आपको क्या एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर जो है उस वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शिलाकृत गुफाएं हैं। तो आप ये बताएंगे यहाँ पे क्या कौन से सही है। तो बादामी की गुफाएं क्या भारत की प्राचीनतम शिलाकृत अवशिष्ट एक तरीके से गुफाएं हैं क्या। बराबर की शिलाकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो आप लोगों को पता होगा जो बराबर की गुफाएं हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी या फिर किसी और के द्वारा, आप लोग जानते होंगे। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो आपको ये तो पता होगा एलोरा में 3 प्रकार की एक तरीके से 3 धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई हैं, हिंदू के लिए, जैन के लिए और बौद्ध के लिए। तो इसका मतलब हमारा 3 तो 100% सही है, परंतु हमारा क्या है एक गलत हो जाता है, क्योंकि बादामी की गुफाएं क्या है अवशिष्ट एक तरीके से जो शिलाकृत गुफाएं नहीं है। तो हमारा एक गलत हो जाता है, 3 100% सही है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या हमारा एक तरीके से, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना बनाकर किसने बनाई थी इसे, अशोक और एक दशरथ नाम के जो हैं एक राजा थे, यानी कि इनके ही शायद वंशज में से कोई है, तो यानी कि शायद पोता है या फिर जो भी हो, तो उन्होंने बनवाई थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार से चुने हुए थे या फिर निर्वाचित थे, या फिर मतलब कि किस प्रकार से आपको बताना है। तो पहला विकल्प है कि उन प्रांतों के लोग द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, यानी कि जो प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य थे क्या सीधे निर्वाचित हुए थे क्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, तो यानी कि क्या नामित हुए थे, तो आप लोग जानते होंगे नामित तो नहीं थे। और एक तरीके से क्या है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, तो यानी कि जो हमारे प्रांतीय विधानसभा थी उसके द्वारा एक तरीके से क्या थे निर्वाचित थे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और जो हमारा डी वाला है क्या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुने गए थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। आप लोग जानते होंगे आप लोग जानते होंगे कि विशेषज्ञता के अनुसार नहीं चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला था बंगाल के तिभागा जो किसान आंदोलन था उसकी क्या मांगे थी। तो जो बंगाल का तिभागा आंदोलन था एक तरीके से आप लोग जानते होंगे कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करने की मांग चल रही थी, यानी कि फसल का जो एक तरीके से मांग थी उनकी एक मतलब कि आधे से मतलब कि घटा करके 1/3 करने की बात कही जा रही थी कि जो मतलब कि जो ज़मींदार हैं उनकी हिस्सेदारी को 1/2 से 1/3 कर दिया जाए। बाकी के क्या हमारे गलत हैं सारे के सारे, आप लोग जानते होंगे तिभागा जो बंगाल में एक तरीके से आंदोलन था, किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन था काफ़ी। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे यूपीएससी ने 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बताना चाहिए चैत्य और बिहार में अंतर क्या होता है। तो बिहार पूजा स्थल होते हैं जबकि चैत्य बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे उल्टा कर दिया गया है, यानी कि उल्टा हो गया। चैत्य जो है हमारे पूजा स्थल हैं और जबकि बिहार में क्या है बुद्ध के भिक्षुक रहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, अगर आप आंसर तक थोड़ा सा पास पहुँचना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब कि आंसर नहीं आ रहा है फिर भी अगर आपको पास तक पहुँचना है तो आप देखेंगे इनमें केवल 2 विकल्प ऐसे हैं जो एक दूसरे को एक तरीके से कंट्राडिक्ट मतलब कर रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे यानी कि दोनों में से कोई एक सही होगा। अब इसमें से आप अनुमान लगा के आंसर तक पहुँच सकते थे। चैत्य गुफा से दूर के सिरों पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आगे चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के प्रारंभ मतलब कि प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था तो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कैबिनेट मिशन है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। जो क्रिप्स मिशन होता है उसकी प्रतिक्रिया में क्या भारत छोड़ो आंदोलन आया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब 1942 में क्या क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उसमें क्या है जो कांग्रेस था एक तरीके से उसने क्या कहा था कि उसको यानी कि
शासन करने के लिए एक तरीके से मतलब क्या जो प्रांतीय सरकार दे दी जाए, परंतु वहाँ पे भी क्या जो एक तरीके से ब्रिटिश सरकार थी उसने मना कर दिया था। तो इसी के प्रस्ताव में क्या है जो क्रिप्स मिशन के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मतों में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो निर्वाण आप लोग जानते होंगे यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ही क्या होता है हमारा निर्माण होता है। स्वयं की पूर्ति का अस्तित्वहीनता तो गलत हो जाएगा। परमानंद एवं विश्राम की स्थिति तो एक तरीके से ये भी हमारा गलत है। धारणातीत मानसिक अवस्था कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं उसका है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु नदी नहीं यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्रण करता है। यानी कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो उसके लिए सही चित्रण करता है यानी कि उसकी सही व्याख्या करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन तक पहुंचना है आपको। उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो कहीं ना कहीं महल और मंदिर थे क्या नहीं थे आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या महल तो कहीं ना कहीं दिख जाते थे पर मंदिर कहीं नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब हमारा एक गलत हो जाता है तो दूसरा वाला भी हमारा यानी कि गलत हो जाएगा। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ देवी और देवता दोनों की तो पूजा मिली है। कहीं ना कहीं मात्र देवी की मिली है मूर्तियाँ मिली है या पशुपति शिव है उनकी भी मूर्ति मिली है। तो हमारा दो तो 100% सही होगा। बाकी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि दो। युद्ध में घोड़े के लिए मतलब कि रथों को खींचने के घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे युद्ध के बहुत ही कम एक तरीके से या फिर ना के बराबर साक्ष्य मिला है। तो मतलब डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि वो लोग युद्ध में घोड़े या फिर रथों का इस्तेमाल करते होंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वे देवी और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है यानी कि जैन सिद्धांत के कौन सा अनुरूप है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। यानी कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या तपश्चर्या है। बिल्कुल सही बात है तपश्चर्या यानी कि तपस्या को उन्होंने एक तरीके से प्राथमिकता दी है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तो बिल्कुल सही बात है आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसे अवश्य ही अंत हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है हमारा 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त में से कौन सा भित्ति चित्र के लिए भी जाना जाता है। तो भित्ति चित्र के लिए कौन सा जाना जाता है तो आप लोग देखेंगे जो हमारा अजंता है बिल्कुल भित्ति चित्र के लिए है। लोपाक्षी मंदिर है ये भी हमारा भित्ति चित्र के लिए। परंतु सांची का स्तूप में क्या है भित्ति चित्र नहीं है। भित्ति चित्र का मतलब होता है ऐसे मंदिर या जो भी गुफाएं जिसके अंदर अंदर चित्र बने हुए हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर का सत्ता में आया। यानी कि बाबर सत्ता में आया लोधी वंश का पतन हुआ तो उस समय कौन एक तरीके से उपदेश देता था। दादू दयाल, त्यागराज, गुरु नानक। तो आप देखेंगे कि गुरु नानक जो थे इनके समकालीन थे तो यानी कि गुरु नानक ही एक तरीके से इसमें हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में क्या एक तरीके से कई दर्शन है जिसमें क्या सांख्य एक तरीके से एक दर्शन है जो एक तरीके से क्या कहता है सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं क्या सांख्य दर्शन है वो स्वीकार करता है पुनर्जन्म को भी और आत्मा को भी। सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाना या फिर ले जाता है ना कि कोई बाह्य प्रभाव। तो यानी कि आत्मज्ञानी यानी कि इन्होंने क्या है एक तरीके से ज्ञान को प्राथमिकता दी है। तो हमारा 2 आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं हमारे क्या एक तरीके से सांख्य होता है, न्याय होता है, वैशासिक कणाद और वैशासिक का कणाद है मल की कणाद है। वहीं पतंजलि का क्या हमारा पतंजलि का जो है हमारा है तो जो मैंने अभी पतंजलि बोल दिया वो दूसरा है मतलब की चीज़ है वो अलग चीज़ है मतलब कि वो तो आयुर्वेद के लिए हो जाता है। तो मैंने जो भी बताया कि सांख्य है, न्याय है, वैशासिक है, मीमांसा है, वेदांत है। इस प्रकार से मतलब कि 6 अपने जो है एक तरीके से दर्शन है उसमें 2 बौद्ध 2 जैन भी आ जाते हैं या फिर जो भी अपना एक तरीके से लोकायत भी हो जाता है तो काफ़ी होता है। उसके बारे में हम लोग क्या कभी डिटेल में पढ़ेंगे परंतु हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग बस इतना ही काफ़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप कौन सा सही है। तो यानी कि जब हमने फिर से रिपीट हो गया एक बार यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट से यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है और कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एनी बेसेंट में मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है। होम रूल लीग मतलब कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। तो बिल्कुल सही बात है एनी बेसेंट नहीं क्या होम रूल लीग
एक तरीके से प्रारंभ किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो आप लोग जानते होंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी, इसकी HP ब्लावत्स्की करके थे एक। तो और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। और एक बार अध्यक्षता की थी, ये भी देख लूँगा आप यहाँ पर। इलबर्ट विधेयक, जो विवाद है, यानी कि आप लोग जानते होंगे एक तरीके से जो हमारा इलबर्ट बिल विवाद था, जो एक तरीके से भारतीय लोगों को एक तरीके से क्या कहते हैं कि जो अपना न्यायालय होता है, न्यायालय में एक तरीके से जज होते हैं, जो जजों को एक तरीके से यूरोपीय जो लोग होते हैं उनका न्याय करने के लिए रोकना, मतलब कि न्याय कर सकते हैं, इसके लिए बिल आया था, परंतु बाद में उस पर रोक लगा दी गई थी। तो वही हमारा इलबर्ट बिल था। तो भारतीयों द्वारा हथियार को लेकर चलने के कुछ प्रतिबंध लागू करना, तो हथियार से संबंधित नहीं था, कहीं ना कहीं न्यायालय से संबंधित था। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों से भी संबंधित नहीं था, पत्रिकाओं पर प्रतिबंध पे भी नहीं था। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, बिल्कुल सही बात है हमारी, यानी कि भारतीय लोग जो थे यूरोप के लोगों के भी साथ न्याय या फिर न्यायाधीश जो होते हैं, भारतीय न्यायाधीश यूरोपों का भी, मतलब कि यूरोपियों का भी क्या कहते हैं सुनवाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जो विधेयक था वो आया था। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो बुद्ध के जीवन से कौन सा हमारा है, जो कौशल है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, और मगध। यहाँ पे अवंती और गंधार जो है वो गलत हो जाता है हमारा। इसका मतलब हमारा 3 और 4 राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डीपली थोड़ा सा बहुत ही कम लोग मतलब कि याद रख पाते हैं, या फिर एक तरीके से पढ़ते हैं। तो और फिर इतना एग्जाम में करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है कि इतना डीपली सॉल्व कर पाना। अगला था हमारा रेडक्लिफ। तो आप लोग जानते होंगे रेडक्लिफ एक लाइन भी है, जो कि आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो रेडक्लिफ समिति किस लिए होगी? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ही होगी। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या, तो आप लोग जानते होंगे गलत हो जाता हमारा। और स्वतंत्रता विधेयक पर कार्य रूप में परिणत करने के लिए ये भी गलत हो जाता। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी, और इसी के बीच में क्या रेडक्लिफ लाइन भी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसका निरूपित करता है या फिर किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं पंचायतन जो शब्द होता है एक तरीके से एक मंदिर होता है, उसके चारों तरफ 4 और मंदिर हो जाएं, उसे हम कहते हैं क्या? पंचायतन मंदिर कहते हैं, यानी कि 5 मंदिरों के समूह को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मंदिर संरचना की शैली को हम क्या कहते हैं? पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो वो जो हमारा महत्तर और पट्टिकल है वो के ग्राम के जो मुखिया थे उनके लिए प्रयुक्त होते थे। तो आपको ये सब याद करना है, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं यही पूछ लेगा महत्तर शब्द किसके लिए मतलब कि एक तरीके से संबंधित है, या पट्टिकल। सैन्य अधिकारी नहीं है, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ भी नहीं है, शिल्पी श्रेणी के प्रमुख भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित पर विचार करना है फिर से। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो वही रिपीट फिर से हो गया, डबल कभी कभार हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? अवंती नहीं है हमारा, गंधार भी नहीं है, तो कौशल और मगध हमारा याद रखिएगा। मगध तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, और कौशल और श्रावस्ती वगैरह है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तभी हम लोगों ने जस्ट बात की थी भारतीय दर्शन के बारे में, और कौन कौन से दर्शन थे आप लोग देख रहे होंगे कि लोग बोलते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं। सीधे सीधे अभी हम लोग जिस पे बात की जस्ट वही क्वेश्चन देख रहे होंगे, फिर से रिपीट हो गया। बस क्या पूछने का तरीका चेंज हुआ है। कैसे हुआ कि पूछा गया भारतीय दर्शन में कौन कौन से भाग हैं? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया सांख्य है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है, वैशेषिक है। यहाँ पे सांख्य और योग, योग का मैंने क्या बताया था? पतंजलि था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। तो योग के हमारे कौन है? पतंजलि है। तो कौन कौन से हमारे हैं? सांख्य क्या नाम षड दर्शन के कौन कौन से हैं? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। लोकायत और कपालिक हमारे क्या हैं? बौद्ध धर्म के उपशाखाएं हैं। तो आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श स्योक्ति सत्यमेव जयते जो है हमारा है, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से हमारा है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग क्या इसको देख लेते हैं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है इसको क्वेश्चन क्या है फिर से रिपीट हो सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि हमें भारत में क्या है? सांख्य दर्शन, मतलब कि षड दर्शन है। षड दर्शन का मतलब 6 प्रमुख दर्शन है,
उसके बाद में बौद्ध और जैन भी आ जाते हैं, तो वो अलग आ जाते हैं। परंतु 6 दर्शनों में यानी कि 6 दर्शन में 6 दर्शन कौन कौन से हमने पढ़े? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो एक बार करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कौन कौन इसके प्रणेता हैं, यानी कि कौन कौन इसके प्रणेता का मतलब मेन जो है संस्थापक थे। तो सांख्य के हम लोगों ने क्या बताया, सांख्य के हमारे कौन है, याद रखिए सांख्य के कपिल मुनि है, हो सकता है मिलान करने ही आ जाए, तो हम लिख नहीं रहे हैं, बस आप ध्यान रखिए। सांख्य के कौन है हमारे, सांख्य के हैं कपिल मुनि। योग के मैंने क्या बताया आपको, योग के मैंने आपको जस्ट बता दिया था पतंजलि। न्याय के हमारे कौन है, न्याय के हमारे गौतम हैं, यानी कि गौतम ऋषि हैं न्याय के। वैशासिक के कौन है, वैशासिक के कणाद हैं, तो वैशासिक के कणाद हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। मीमांसा के क्या हमारे, मीमांसा एक तरीके से जैमिनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मतलब कि जो हमारे पूर्व मीमांसा भी इसे कहते हैं, इसे मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। वेदांत को हम क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, या फिर वेदांत भी कहते हैं। तो वेदांत के हमारे कौन है, वेदांत के हमारे बद्रीनारायण है, तो आपको ये सब ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हम लोगों ने आगे क्या किया था। भारत में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो बंगाल का विभाजन आखिर कब तक बना रहा था? तो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध तथा उसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो और बंगाल का विभाजन समाप्त हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो कहीं ना कहीं अलग है। सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे भारत में आए थे कब, 1911 में, और 1912 में क्या विभाजन समाप्त कर दिया गया था। और राजधानी दिल्ली, मतलब कि विभाजन तो तुरंत समाप्त हो गया था, और 1912 में क्या राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी इन्हीं के टाइम पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इसी के टाइम पे क्या बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था। तो जॉर्ज पंचम के आने के समय 1911 में क्या शाही दरबार में कर्जन ने अधिनियम को निरस्त कर दिया था। शाही दरबार में क्या जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने कर्जन का जो नियम था उसको मतलब कर्जन के अधिनियम को निराकृत कर दिया गया था। अगला आता है भारत के, जो चलिए छोड़ते हैं उनको, क्या है वो गलत हैं सारे के सारे। स्वतंत्रता आंदोलन के भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में तो हमारा जो 1929 का एक तरीके से लाहौर का अधिवेशन था शायद, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन इंपॉर्टेंट था? कांग्रेस का उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तो यानी कि जो हमारा 1929 का अधिवेशन था इसी में क्या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की बात कही गई थी। असहयोग आंदोलन बिल्कुल गलत है, लंदन गोलमेज सम्मेलन से भी इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है, शक दर्शन पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। आप लोग जानते हैं हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक दर्शन है। शक किसके द्वारा चालू किया था? जो कुषाण शासक हैं उनके द्वारा चालू किया गया था। को एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि या तदनुरूप होगा? तो जो हमारा शक दर्शन होता है वो एक चैत्र यानी कि 22 मार्च को या फिर 21 मार्च को स्टार्ट होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, बाकी क्या फिर आज का हमारा एक तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या लिखा है, विख्यात सत्रिय नृत्य। तो सत्रिय नृत्य के बारे में पूछा है। तो सत्रिय नृत्य आप लोग जानते होंगे हमारे शास्त्रीय नृत्यों में भी आ चुका है, और असम का एक तरीके से आप लोग जानते होंगे। तो असम का शास्त्रीय नृत्य है जो हमारा सत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? शास्त्रीय संगीत नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण है। इस प्रकार का कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो ये मानने के लिए लगभग सही ही होता है, यानी विकल्प। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुराना जीवंत परंपरा है। तो मैंने अभी आपको बता दिया वैष्णव का है, मतलब कि असम का है, पर वैष्णव आप यहाँ पे से देख सकते हैं। ये तुलसीदास कबीरदास मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो एक तरीके से डांस है, तो इसमें क्या है उत्तर के जो कवि हैं उनका होना बहुत ही मुश्किल है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज के 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या अपने सुझाव भी देते रहिए आगे आने वाले समय में आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए।